हेलो स्टूडेंट्स। अपने ट्वेल्थ आरबीएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। इसमें अपने लास्ट जो 2 वीडियो थी उनमें पादपों में जल अवशोषण कैसे होता है, जल अवशोषित होकर जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ये अपने देख लिया था। अब नेक्स्ट जो अपना लास्ट टॉपिक है इसमें वो है असेंट ऑफ सैप या रसारोहण। देखो, असेंट ऑफ सैप या रसारोहण क्या है। अपने देखा था जो लास्ट वीडियो थी उसमें कि मूल रोम से जल का अवशोषण किया जाता है और वो 3 तरह के पाथवे से, 3 तरह के रास्तों से, जिसमें अपने एपोप्लास्ट से प्लास्ट और वैक्यूलर देखा था, उसके थ्रू वो किस तक पहुंचता है, मूल के जाइलम तक पहुंचता है। और फिर मूल के जाइलम से वो तने के जाइलम को, और तने के जाइलम से होता हुआ वो पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचा दिया जाता है। तो जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल को गुरुत्वीय बल के विपरीत, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत पादपों में ऊपर चढ़ने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, रसारोहण कहलाती है। इस क्रिया में मूल रूमों द्वारा अवशोषित मृदा जल जाइलम की वाहिकाओं व वाहनिकाओं, क्योंकि जल को ऊपर चढ़ाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। और मेन जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अपने 11th में देखा था ये। जाइलम में 4 तरह की जो कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं, वाहनिकाएं होती हैं, उसके बाद जाइलम मृदुतक होता है और लास्ट में जाइलम रेशे होते हैं। तो इसमें से वाहिकाएं और वाहिनिकाओं द्वारा पादप के शीर्ष यानी पर्णों तक या दूसरे अंगों तक जो तनुविरण के रूप में पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को रसारोहण कहते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए कि रसारोहण जो है, सेंट ऑफ सैप जो है, उसमें जाइलम की कोशिकाएं भाग लेती हैं, तो एक प्रयोग दिया हुआ है अपने सिलेबस में। तो देखिए, रसारोहण का मार्ग, पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप सैप इसमें क्या किया गया कि एक कोई भी बिक्र है उसमें सेफ्रेनिन का तनुविलन ले लिया गया। सेफ्रेनिन क्या होता है, एक लाल रंग का अभिरंजक होता है, और ये जो दृढ़ उत्तक होते हैं, लिग्निन युक्त उत्तक होते हैं, जो जैसे जाइलम है और दृढ़ोत्तक हैं, उनको ये अभिरंजित करता है, यानी उनको कलर प्रोवाइड उनकी कोशिकाओं को करता है। तो इसी बीकर में क्या किया गया, एक प्लांट लिया गया जिसका नाम है बालसम। इसकी कटी हुई टहनी, यानी टहनी को मतलब तने से काट लिया गया या जड़ से ही काट लिया गया, और उसको किसमें डिप कर दिया गया, उस विलन के अंदर रख दिया गया, डुबोकर कटे हुए सिरे को रख दिया गया। कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि बालसम की जो पत्तियों की शिराएं हैं वो लाल रंग की दिखाई देती हैं। पत्तियों में जो शिराएं होती हैं, जैसे ये कोई पत्ती है तो ये मुख्य शिरा, और ये उसमें जो शिराएं होती हैं ये कैसे कलर की दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद जब ये लाल रंग की दिखाई दी, तो इनको जैसे ही अपने अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे इसका अध्ययन करते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट काट कर, तो सिर्फ जाइलम नलिकाओं में ही लाल रंग दिखता है, यानी कि जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं थी, उस जाइलम की जो स्ट्रक्चर है सिर्फ वो ही कैसी दिखाई देती हैं, अपने को उन शिराओं में से लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो असेंट ऑफ सैप होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं, जाइलम टिश्यू पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्रयोग ये प्रूव करने के लिए था, किया गया कि जाइलम ही असेंट ऑफ सैप का जो काम करता है, रसारोहण का मार्ग होता है। नेक्स्ट अपने रसारोहण की क्रियाविधि, रसारोहण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ असेंट ऑफ सैप। रसारोहण की क्रियाविधि में क्या है कि कुछ थेरीज पढ़ेंगे, अपने कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं आगे, तो इनके बारे में अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे जैव बल सिद्धांत है, सेकंड मूलदाब सिद्धांत है, थर्ड भौतिक बल सिद्धांत है। इनमें आगे जैव बल सिद्धांत में और कुछ 2-3 साइंटिस्ट के नाम आएंगे। भौतिक बल सिद्धांत जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए इस साल के लिए। तो देखिए, इस क्रिया में मूलों द्वारा अवशोषित मृदा जल गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत काफी ऊंचाई तक, क्योंकि अपने को पता है कि प्लांट्स जो हैं कुछ प्लांट्स हाइट में काफी मीटर लंबे होते हैं, तो उनमें भी जल जो है वो नीचे से जाइलम ऊपर तक कैसे पहुंचा देता है, तो ये अपने को इन थ्योरी के माध्यम से समझना है। तो रसारोहण की क्रियाविधि से संबंधित इन मतों या सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है जैव बल सिद्धांत, सेकंड है मूलदाब सिद्धांत, और थर्ड है भौतिक बल सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले जो जैव बल सिद्धांत है, वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं इसको। जब जैव वर्ड आ गया तो जैव का मतलब है जीवित। तो इस सिद्धांत को देने वाले, इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले जितने भी वैज्ञानिक थे, वो ये कहते थे कि प्लांट्स में जल के रसारोहण के लिए, जल को ऊपर पहुंचाने के लिए उसकी जो जीवित कोशिकाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन क्योंकि अपने को पता है कि जाइलम में जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं वो कैसी कोशिकाएं होती हैं, वो मृत कोशिकाएं होती हैं, तो ये सिद्धांत जो है वो मान्य नहीं है।
लेकिन कोई भी काम जब शुरू होता है, कोई भी काम जिसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो शुरू करने के लिए जो पहली थ्योरी है इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस थ्योरी को नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव बल सिद्धांत। देखो अपने देखते हैं इसमें एक एक करके। जैव बल सिद्धांत, तो पहले लाइन तो जो आपको बताई वही लिखी मिलेगी आपको। इस सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं के कारण होता है। और इस संबंध में कुछ वैज्ञानिकों के जो विचार है वो निम्न है। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो है गोडलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत। देखो इसको रिले पंप सिद्धांत क्यों कहा, ये कहता कि क्योंकि ये जीवित कोशिकाओं से रिलेटेड सभी सिद्धांत होंगे तो सभी में जीवित कोशिकाओं का ही आपको वर्णन मिलेगा। इसने कहा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। आपको पता है जाइलम में 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं, वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक और लास्ट जाइलम रेशे। उसमें से सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वही एक जीवित कोशिकाएं होती हैं, बाकी जो तीनों कोशिकाएं हैं वो मृत होती हैं। तो इसने कहा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है और मज्जा किरणें, मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, आपने एनाटॉमी में पढ़ा था कि मज्जा किरणें क्या होती हैं 11th क्लास में। तो मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके प्रासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं कि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो चेंज होता रहता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज होने के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जल के जो अणु हैं, वो ऊपर की ओर क्या करते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। क्योंकि इसने जीवित कोशिकाओं की बात की तो इसलिए अपने पहले देख चुके हैं कि जो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं जाइलम की वो असेंट ऑफ सैप करती हैं। तो ये सिद्धांत जो है वो मान्य नहीं है। सेकंड जो थ्योरी अपने पास आती है वो आती है सर जेसी बोस का स्पंदन सिद्धांत, पल्सेशन थ्योरी। इन 11th में एनाटॉमी में आपने जब रूट्स की एंड स्टेम की एनाटॉमी देखी थी आपने, तब आपने यहाँ वहाँ देखा था कि जब आप स्टेम का या मूल का अनुप्रस्थ काटते हो तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है वो एपिब्लेमा या एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर कॉर्टेक्स होती है, फिर एंडोडर्मिस होती हैं और फिर पेरिसाइकिल होता है, परिरंभ होता है और अंदर उसके जो संवहन ऊतक हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कहता कि जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत है, मतलब एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर की जो परत होगी, कॉर्टेक्स की सबसे निचली परत और एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर की जो कॉर्टेक्स की परत होगी, उस परत में कुछ स्पंदन उत्पन्न होते हैं, नियमित रिदेमेटिक पल्सेशन क्रिएट होते हैं और उन्हीं के कारण जो पानी है वो ऊपर तक चढ़ जाता है। क्योंकि कॉर्टेक्स की जो सेल्स हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं तो ये सिद्धांत भी जो है वो मान्य नहीं है। इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो डेस्मोडियम गायरेंस पर किया था और इसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं। देखिए जेसी बोस के स्पंदन सिद्धांत के अनुसार पौधों में रसारोहण तने की कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत की कोशिकाएं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में होती है में नियमित लयबद्ध स्पंदन रिदेमेटिक पल्सेशन होता है और इसके कारण जो है रसारोहण होता है। और इन्होंने अपना प्रयोग भारतीय टेलीग्राफ पादप डेस्मोडियम गायरेंस पर किया था। नेक्स्ट जो वाइटल फोर्स थ्योरी में तीसरी थ्योरी आती है वो स्ट्रासबर्गर ने कोई थ्योरी नहीं, इसने सीधा एक ही बात बताई थी। इसने कहा कि जो जीवित कोशिकाएं हैं, वैसे तो ये देखा जाए तो एक तरह से उनका ये आलोचक ही था ऊपर वालों का। स्ट्रासबर्गर ने कहा कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है, ये डायरेक्टली कोई पार्टिसिपेशन उनका रसारोहण में नहीं होता, लेकिन इस क्रिया हेतु ये कोई अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, मतलब ये सहायक हो सकती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से रसारोहण की क्रियाविधि से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये तीसरा स्ट्रासबर्गर था। नेक्स्ट अपना जो सिद्धांत आता है वो सेकंड नंबर आता है मूलदाब का सिद्धांत। और मूलदाब क्या होता है ये अपने पीछे वीडियो में देखा था, सेकंड वीडियो में। देखो ये इस सिद्धांत के अनुसार मूल के जाइलम की वाहिकाओं के रस में, यानी मूल की जो जाइलम की वाहिकाएं होती हैं उनके रस में एक विशेष प्रकार का धनात्मक दाब होता है जिसको क्या कहा जाता है, मूल दाब कहते हैं। अब इसको अपन डिटेल में देखते हैं। ये कहता है कि ऐसा हुआ क्यों। इस सिद्धांत के अनुसार जब मूल रोम से अवशोषित जल जो है वो विभिन्न पाथवे के थ्रू जाइलम की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जाइलम की कौन सी कोशिकाओं तक पहुंचता है, जाइलम की मृदुतक कोशिकाओं तक पहुंचता है। और जैसे ही जाइलम की मृदुतक कोशिकाओं तक ये जल पहुंचेगा तो जल या विलयन के प्रवेश करने से जो कोशिका है वो फूलेंगी और कोशिका जब फूलती हैं, स्फीत होती हैं, तो कोशिका भित्ति पर एक तनाव उत्पन्न होता है, कोशिका भित्ति पर वो दबाव डालेंगी, जिसके कारण ये जो कोशिकाएं होती हैं ये वापस अपने पहले वाली पुनः स्थिति में आने का क्या करेंगी, प्रयास करेंगी। और इस प्रयास में कुछ कोशिका द्रव्य, किनका, मृदुतक कोशिकाओं का कुछ कोशिका द्रव्य, उस पर जो धनात्मक दाब पड़ा और धनात्मक दाब पड़ने के कारण वो कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा जो है वो निकलकर जाइलम के कहाँ चली जाती है, वाहिकाओं में चली जाती है। तो
फिर से सुनिए क्या हुआ कि मूल रोम से अवशोषित जल जो था वो 3 तरह के रस्तों में से मोस्टली जो है वो एपोप्लास्ट या दूसरों से रस्तों से जाता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, जाइलम मृदुतक कोशिकाओं तक पहुँचता है। जाइलम मृदुतक कोशिकाओं तक जल पहुँचा तो उनकी कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, जिसकी उस कोशिका भित्ति पर एक टेंशन, एक तनाव उत्पन्न होता है और जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं वापस अपने पहले वाली स्थिति में आने का प्रयास करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा जो है वो उस पर पड़े हुए धनात्मक दाब के कारण निकलकर कहाँ चली जाती है, वाहिकाओं में चली जाती है। और यही जाइलम की वाहिकाओं में जो द्रव्य पहुंचा है और वो द्रव्य जाकर जो जाइलम की वाहिकाओं में दाब उत्पन्न करेगा, उसी को अपने क्या बोला था, मूल दाब या रूट प्रेशर बोला था। तो वाहिकाओं में पहुंचे इस द्रव्य के कारण उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं। यहाँ ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मूल दाब को मापने वाले उपकरण का नाम लिखो। तो मूल दाब को जो मापने वाला उपकरण है उसको क्या कहा जाता है, मैनोमीटर कहा जाता है। अब पादपों में ये जो मूल दाब उत्पन्न हुआ वाहिकाओं में, उसका मान जो है वो 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होता। इसकी वैल्यू जो है वो 2 ATM ही होती है और इस दाब से पादपों में जो है वो केवल 20 मीटर तक ही जो जल जो है वो ऊपर चढ़ाया जा सकता है। लेकिन पादप जो हैं, काष्ठीय पादप, वो बहुत ऊंचे होते हैं, यानी कि उनकी ऊंचाई जो है वो फीट में देखी जाए तो 200 फीट, 250 फीट, सवा 200 फीट तक उनकी ऊंचाई होती है पादपों की। तो इतनी ऊंचाई तक जो जल ऊपर चढ़ाने के लिए कम से कम जो प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब की जरूरत पड़ेगी, वो 10 से 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। लेकिन इन पादपों में इतना मूल दाब जो है उत्पन्न नहीं होता। तो फिर ये थ्योरी भी जो है वो छोटे पौधों के लिए जो है उनमें तो रसारोहण को समझाने के लिए ठीक साबित हुई, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें मूल दाब उत्पन्न ही नहीं होता। जैसे उसमें जिम्नोस्पर्म के कुछ कॉनिफरस जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में, तो वो आएंगे जिनके अंदर मूल दाब जो है वो पाया ही नहीं जाता। तो फिर उनमें जो है वो रसारोहण कैसे होता है। तो पूरी प्रॉपर रूप में ये थ्योरी जो थी मूल दाब सिद्धांत, ये भी पादपों में रसारोहण को समझाने में वो विफल रही। नेक्स्ट अपने पास जो तीसरी थ्योरी आती है वो है भौतिक बलवाद। तीसरी थ्योरी जो है फिजिकल फोर्स थ्योरी। देखो, भौतिक चीजें जो होती है वो निर्जीव होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया जो है वो किसमें संपन्न होती है, निर्जीव कोशिकाओं में संपन्न होती है और इसमें जो है भौतिक बल कार्य करते हैं। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने रसारोहण को भिन्न भिन्न भौतिक बलों के आधार पर समझाया। कुछ ने वायुमंडलीय दाब के आधार पर समझाया, कुछ ने केशिका बल के आधार पर समझाया, कुछ ने अंतः शोषण इम्बिबिशन के आधार पर समझाया। लेकिन अपने जो सिद्धांत पढ़ना है रसारोहण के सभी सिद्धांतों में से, वो है सहसंजन तनाव सिद्धांत, या इसके कुछ और भी नाम है। इसको वाष्पोत्सर्जनाकर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये दो नाम है इसके, सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जनाकर्षण या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी बोलते हैं इसको। तो ये जो थ्योरी है ये अपने लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो इसी थ्योरी के बारे में अपने बात करते हैं। इस थ्योरी को देने वाले जो 2 साइंटिस्ट थे वो थे, एक का नाम था डिक्सन और दूसरे का नाम था जोली। 1894 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया। देखो, पहले मैं आपको इसको थ्योरी में सिंपल में बता देता हूँ कि ये थ्योरी जो है वो कैसे क्या कहती है। ये कहते हैं कि मान लो ये कोई प्लांट है और ये उनकी जो है वो रूट्स हैं और ये रूट्स पर मान लो वो सूक्ष्म मूल रोम था। इस प्लांट्स पर ये जो है, ये मान लो एक जो है वो बिल्कुल टिप पार्ट पर इसके जो लीव्स या पत्ती लगी हुई है। ये कहता है कि मूल रोम से जब अवशोषित होकर जल जाइलम तक पहुंचता है मूल के, तो मूल के जाइलम से लेकर यहाँ से होता हुआ इस पादप का जो बिल्कुल टिप भाग होगा, हर एक शाखा जो जिधर को भी जा रही होगी, वहां तक जल का एक अटूट स्तंभ पाया जाता है। जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं और जल के अणुओं का आपस में ये जुड़ना जो है वो होता है सहसंजन बल के कारण। समान अणुओं के बीच पाया जाने वाला जो बंध है उसको बोलते हैं सहसंजन बंध या सहसंजन बल बोलते हैं। तो इस सहसंजन बल के कारण ये जो स्ट्रैंड है जो बिल्कुल मूल के जाइलम से लेकर तने के जाइलम में से होता हुआ बिल्कुल टिप पार्ट तक होता है, ये अटूट स्तंभ जो है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। अब ये कहते कि ये स्तंभ क्योंकि लगातार बना हुआ है, टूट नहीं रहा है, तो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। ये कहते हैं कि जब पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं
यानी यहाँ से जल की जो है वो हानि होती है, अपने पिछली वीडियो में देखा था। तो इस हानि को पूरी करने के लिए, जैसे यहाँ पर जल की कमी हुई तो इस हानि को पूरा करने के लिए इस वाटर स्ट्रैंड को क्या कर लिया जाता है, ऊपर खींच लिया जाता है। और यहाँ से जो जब यहाँ से ऊपर खींचेगा तो यहाँ जल की कमी होगी और मूल रोम जो है वो जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत को कहा गया सहसंजन तनाव सिद्धांत, कोहेशन टेंशन प्रिंसिपल, या इसको ट्रांसपीरेशन पुल, यानी ट्रांसपीरेशन के कारण पुल किया गया, ऊपर की ओर खींचा गया। तो ये सिद्धांत जो है ये आज के टाइम में सर्वमान्य सिद्धांत है एसेंट ऑफ सैप को समझाने के लिए। अब इसमें इसकी जो पुष्टि है वो इस तरीके से भी की जा सकती है कि जब वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है तो ये यहाँ पर पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो जल्दी जल्दी जो है स्टैंड ऊपर की ओर खींचेगा, और ऊपर की ओर खींचेगा तो यहाँ पर पानी की कमी होगी, तो फिर जल का अधिक जो क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। तो इसी कारण जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है उस समय जल का अवशोषण भी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अब इसकी थ्योरी अपने देख लेते हैं। इस सिद्धांत के जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। ये कहता है कि मूल से पर्न तक जल का एक सतत अटूट स्तंभ पाया जाता है, स्ट्रैंड पाया जाता है, जिसको जल स्थैतिक तंत्र या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन से हुई जल हानि के कारण पर्न शिराओं के जल स्तंभ में, यानी पर्न शिराओं में जो जल का स्तंभ है क्योंकि सिरे तक है ये, उसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है जिसको ट्रांसपीरेशन पुल या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। जल के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले सहसंजन बल बताया था कि समान अणुओं के बीच जो बंध बने होते हैं, बल पाया जाता है, उसको सहसंजन बल बोलते हैं, के कारण जाइलम में जल का अटूट स्तंभ जो बनता है। इस सहसंजन बल का मान जो है वो 45 से लेकर 207 वायुमंडल तक होता है, एटीएम तक होता है, और इसके कारण 200 सवा 200 फीट तक जो ऊंचाई के पादप हैं या इससे भी ज़्यादा, तो उनमें आसानी से जो है वो पानी को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। अब पर्णों में बने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जाइलम में स्थित जल का अटूट स्तंभ निष्क्रिय रूप से, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, से मूल से शीर्ष की ओर खींचा जाता है। इसमें जैविक बल या उपापचय ऊर्जा की कोई भूमिका नहीं रहती, बल्कि ये क्रिया जो है वो भौतिक बलों द्वारा ही संपन्न होती है। और इस सिद्धांत का प्रमाण भी दिया हुआ है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का सीधा संबंध जो है वो रसारोहण से है। दिन के समय जब वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है तो स्तंभ व शाखाओं में जल स्तंभ तनाव की स्थिति में होता है, और तनाव की स्थिति में होने के कारण जो अवशोषण है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये अपने सभी तरह के जो सिद्धांत थे रसारोहण से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ ही अपना ये जो चैप्टर है ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।